शायान खानज़ादा अपनी जिंदगी के सबसे पुरस्कून लम्हे का इंतजार कर रहा था। वो एक कारोबारी सल्तनत का वाहिद वारिस, अपने उसूलों और नज़रियात में सख्ती से यकीन रखने वाला शख्स था। उसकी जिंदगी एक खुले समंदर की तरह थी जहां कोई झूठ, कोई फरेब, कोई पोशीदा गोशा न था। यही वजह थी कि जब उसकी नज़रें पहली बार रामीन पर पड़ें तो उसे लगा कि गविया उसकी कायनात की तमाम पाकीज़गी एक ही चेहरे में समट आई है। आज वलीमे की शाम थी, लेकिन उससे कबल निकाह की रात गुजर चुकी थी। एक ऐसी रात जो शायान की नज़र में न सिर्फ दो जिस्मों का बल्कि दो पाकीज़ा रूहों का पहला मिलाप थी। उसे अपनी वालिदा शाजिया बेगम की नापसंदीदगी का इदराक था कि रामीन एक मामूली मुतवस्सित तबके के घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन तारिक साहब, शायान के वालिद, की मुकम्मल हमायत और सबसे बढ़कर रामीन की तस्वीर में झलकती शर्म और हया ने शायान को इस रिश्ते के लिए दिलो जान से राजी कर लिया था। वो अपने जज्बात को एक ऐसे हम सफ़र के लिए संभाल कर रखे हुए था जो इसकी नज़र में इतनी ही खालिस हो जितना कि वो खुद था। उसका मानना था कि जैसे उसका दिल मोहब्बत के लिए बेदाग है, वैसे ही उसकी शरीक हयात भी तमाम दुनियावी दागों से पाक होगी। वलीमा अगले दिन था, जिसकी तैयारियां उरूज पर थीं। रामीन दुल्हन के जोड़े में मलबूस अपने कमरे में बैठी थी, जहां एक ही घंटा कबल ब्यूटेशन उसे तैयार करके गई थी। उसकी खूबसूरती, जिसे माहिर हाथों ने मजीद निखार दिया था, किसी परी से कम न थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी तमाम तर रानाई के बावजूद एक हल्का सा खौफ और गैर यकीनी का साया था। वो कल शब की याद में खोई हुई थी जब उसकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा आया था। जब शायान ने कमरे में कदम रखा था तो फजा में मौजूद खामोशी भी शर्मा गई थी। शायान की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो उसने पहले कभी किसी मर्द में नहीं देखी थी। वो एक खालिस, परजोश और मोहब्बत से भरा नौजवान था। रामीन ने गहरे मेहरून रंग का अरूसी लिबास पहना हुआ था, जिसमें उसकी नाजुक कामत किसी शाहकार की मानंद लग रही थी। शायान ने उसके करीब आकर बैठा और नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। रामीन का नाजुक वजूद खौफ से कांप उठा। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गईं। ये हकीकत थी कि शायान उसकी जिंदगी में पहला मर्द था जो इसके इतने करीब आया था। शायान ने उसके हाथ की लर्जिश महसूस की और हैरत से उसे देखा। इस दौर में जहां बेबाकी आम थी, रामीन की ये मासूमियत और शर्म व हया शायान को बेहद भा गई। उसने खुद कलामी की, यही वो शरीक हयात है जिसका ख्वाब मैंने हमेशा देखा था। उस रात शायान ने रामीन के साथ तमाम तर एहतियात और मोहब्बत का बर्ताव किया। उसने रिश्ते की शुरुआत को जल्दबाजी या ज़बरदस्ती के बजाय जज्बाती और रूहानी करबत से की। शायान की करबत में रामीन ने महसूस किया कि उसके दिल से एक भारी बोझ उतर रहा है। शायान ने उससे जिंदगी भर के वादे किए, इसके बालों में अंगलियां फेरें और उसकी आंखों की गहराइयों में अपने लिए एक नया जहां तलाश किया। वो लम्हा बह लम्हा रामीन की दीवानगी में डूबता चला जा रहा था। रामीन ने भी महसूस किया कि पहली बार उसे जिंदगी में ऐसा सहारा मिला है जो उसकी रूह को मुकम्मल सुकून दे रहा है। शायान ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है और वो उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उनके दरमियान होने वाली वो करबत, जिसमें शायान के हर लम्स में बेपनाह एहतराम और मोहब्बत थी, रामीन के लिए एक नई जिंदगी का आगाज थी। वो रात इन दोनों के लिए एक हुसैन ख्वाब की तरह गुजरी, जहां मोहब्बत की पहली किरणों ने उनके दिलों को एक दूसरे से बांध दिया। वो एक दूसरे की सोहबत में अपने वजूद को महसूस कर रहे थे, इस बात से बेखबर कि उनके इस मजबूत बंधन की बुनियाद पर एक नाजुक सा झूठ रखा गया है। सुबह काजिब का वक्त था जब शायान को एक गहरा सुकून महसूस हुआ। वो रामीन के मासूम चेहरे को देखता रहा, जिसे नींद की पुरस्कून आगोश ने मजीद दिलकश बना दिया था। उसने महसूस किया कि उसने न सिर्फ एक खूबसूरत बीवी हासिल की है, बल्कि एक बेलौस, शफाफ दिल वाली लड़की को अपनाया है। वो वलीमे की सुबह के लिए तैयार हो रहा था जब कमरे के दरवाजे के नीचे से एक ज़ख़ीम लिफाफा सरकाया गया। शायान को लगा कि ये किसी दोस्त का मजाक होगा या वलीमे से मुताल्लिक कोई नोट। इसने झुककर लिफाफा उठाया, जो बगैर किसी नाम या पते के था। तजस्सुस से भरकर उसने लिफाफा खोला। अंदर से कागजात का एक पलंदा निकला। जैसे ही उसकी नज़रें पहले कागज पर पड़ें, जिस पर मोटे हुरूफ में निकाह नामा दर्ज था, उसके हाथ कांप गए। अगला ही लम्हा था कि उसने दूसरा कागज देखा, जिस पर तलाकनामा की मेहर लगी हुई थी और उसके साथ कुछ धंधली तस्वीर थीं, जिनमें रामीन किसी और मर्द के साथ दिलान बनी बैठी थी।
शायान को लगा कि उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा है। उसकी निगाहें एक बार फिर निकाह नामे और तलाक नामे की तारीखों पर गईं। ये तारीखें इसकी रामीन से शादी से चंद माह कबल की थीं। इसके पांव तले जमीन निकल गई। वो 2 कदम पीछे हटा, ज़हन माफ हो चुका था। ये नहीं हो सकता। उसने गहरी सांस ली, जैसे हुआ उसके फीफड़ों से निकल गई हो। एक लम्हे में उसकी पूरी जिंदगी, उसके वो तमाम खालिस जज्बात जो उसने सिर्फ रामीन के लिए संभाल रखे थे, एक बड़े फरेब की नजर हो गए। उसे याद आया कि कल रात किस तरह वो इसकी मासूमियत और शर्म व हया पर हैरान था, और अब ये हकीकत सामने आ चुकी थी कि ये सब महज एक ढोंग था। वो एक झूठी, फरेबकार लड़की थी जो पहले ही किसी और की बीवी बन चुकी थी, और अब वो उसे किसी की उतरन की सूरत में मिली थी। ये ख्याल शायान की निस में जहर की तरह उतर गया। उसकी जात का वो उसूल जो झूठ और फ्रेब को कबूल नहीं करता था, आज पाश पाश हो चुका था। उसके दिल में मोहब्बत की जगह एक वहशियाना गुस्सा पैदा हो चुका था। उसने मिठियां भींच लीं और इस भारी लिफाफे को अपने मजबूत हाथों में मसल कर रख दिया। रामीन की आंख खुली। उसने शायान को कमरे में तन्हा, इंतहाई गुस्से की हालत में खड़ा देखा। वो खौफजदा होकर बिस्तर पर उठ बैठी। अभी वो कुछ पूछ भी न पाई थी कि शायान ने गुस्से से दहाड़ते हुए लिफाफे को रामीन के करीब जमीन पर फेंक दिया, जैसे कोई जहरीली चीज फेंकती हो। मक्कार, फरीबी लड़की, मुझे बेवकूफ समझती थी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखें खून की तरह सर्ख हो चुकी थीं। रामीन के दिल की धड़कन खौफ से बेतरतीब हो गई। वो कल रात की मोहब्बत और आज के इस जुनून के दरमियान कोई रब्त न जोड़ सकी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ है? वो सहम कर पूछने लगी। इसकी खूबसूरत आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। शायान ने गुस्से से उसके करीब आकर उसका बाजू दबूचा, वही बाजू जो कल रात उसके हाथों में महफूज था, और उसे शिद्दत से झंझोड़ा। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? तुम्हारे धोखेबाज वालदीन ने तुम्हारे पहले निकाह की बात क्यों छिपाई? तुम पहले से तलाक याफ्ता हो। मैं शायान खानजादा किसी का बच्चा हुआ नहीं खाता। मैं किसी के झूठे गुलास में पानी नहीं पीता, और ऐसी औरत को अपनी जिंदगी में जगह दे दूंगा जो मुझे अवतरण में मिली है। रामीन के लब कपकपाए। वो जानती थी कि ये लम्हा एक दिन जरूर आना था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये इतनी जल्द और इस कदर होलनाक सूरत में आएगा। तो बाबा ने आप लोगों को ये बात नहीं बताई थी? उसने मासूमियत और खौफ के मिलने जले तासरात के साथ पूछा। उस सवाल ने शायान के गुस्से को मजीद भड़का दिया। तुम्हारी बात पर मोहर लग गई, झूठे मुनाफिक खानदान। चलो, निकलो तुम यहां से, अभी और इसी वक्त में तुम्हें। रुक जाओ शायान। एक गरजदार आवाज कमरे के दरवाजे से टकराई और शायान के वालिद, तारिक साहब, माँ शाजिया बेगम और दूसरे घर वाले अंदर दाखिल हुए। शायान का हाथ रामीन के बाजू पर जमा रहा, लेकिन वो बाप की आवाज पर साकत हो गया। रामीन दीवार से जा लगी। उसका चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था। एक लम्हे में ही उसकी नई जिंदगी का फैसला होने वाला था। शायान का हाथ रामीन के बाजू पर था। कमरे में तारिक साहब, शाजिया बेगम और शायान की बड़ी बहन फायजा अपने शोहर के साथ खड़ी थीं। सब के चेहरे पर वलीमे की सुबह की खुशी की जगह शदीद उलझन और बेयकीनी थी। तारिक साहिब की आवाज में वो सलाबत थी जो तूफान को थामने की ताकत रखती थी। शायान ने अपने वालिद की तरफ पलट कर देखा। इसके चेहरे पर नफरत की ऐसी तहों थीं जो सिर्फ गहरे धोखे के बाद ही पैदा होती हैं। रामीन इसकी गिरफ्त से आजाद होकर दीवार के साथ लगी रही। उसका दिल सीने में एक पागल परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम शायान? तुम पागल हो गए हो? तारिक साहब ने गुस्से को काबू करते हुए कहा। आप खुद देख लें बाबा। शायान ने फटे हुए लिफाफे की तरफ इशारा किया जो अभी भी जमीन पर बिखरा पड़ा था। ये देखें, ये है आपके अजीज दोस्त आबिद साहब की शराफत। उन्होंने मुझसे और हम सबसे कितना बड़ा झूठ बोला है। ये लड़की तलाक याफ्ता है। मेरे साथ उसका दूसरा निकाह हुआ है। ये हमारे साथ खुला फरेब है। शाजिया बेगम, जो शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थीं, उनकी आंखें सुनकर फट गईं। उनकी नफरत फौरन अल्फाज में ढल गई। मैंने कहा था कि ये लोग हम जैसे नहीं हैं। उनकी बेटी के लिए हमारा खूबरो कनवारा बेटा ही क्यों मिला? आबिद साहिब ने हमारी खानदानी इज्जत के साथ खेल खेला है। ये हमारे साथ धोखा हुआ है। शायान, अभी और इसी वक्त उसे तलाक दो। मैं एक तलाक याफ्ता लड़की को अपने बेटे की बीवी कबूल नहीं करूंगी।
शाजिया बेगम की तेज आवाज और उनका गुस्सा तारिक साहब के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। फायजा और उसका शव्वहर खामोश थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी यही हैरत और नाराजगी थी। रामीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोलना चाहती थी, सफाई देना चाहती थी, लेकिन अल्फाज गले में अटक गए। ये सच था कि उसके बाप ने झूठ बोला था, लेकिन उस झूठ की अपनी एक मजबूरी और कहानी थी। बस करें शाजिया, तारिक साहब ने अपनी बीवी को रोका। उनकी निगाहें शायान पर जम गईं। जल्दबाजी में कुछ न करो बेटा, ये क्या तरीका है? यूं हाथ पकड़कर घर से निकाल देना कहाँ की शराफत है? क्या तुम नहीं जानते कि इस घर में आज वलीमे के मेहमान आने वाले थे? ये इतनी बड़ी बात है तो आबद ने छिपाई क्यों? मुझे पता करने दो। शायान ने गुस्से से मिट्टियां भींच लें। पता क्या करना है बाबा? सारे कागजात सामने हैं। वो एक फरेबी और झूठा शख्स है। उसके घर वाले मुनाफिक हैं। वो आपकी दोस्ती का नाटक करके आपको बेवकूफ बना सकता है, लेकिन हम माँ बेटे को नहीं। आप किसकी तरफदारी कर रहे हैं? सामने आपका बेटा खड़ा है, जिसके साथ ये खेल खेला गया है। आप जानते भी हैं कि कल रात के बाद आज ये हकीकत जानकर मेरे दिल पर क्या गुजरी है। इसने नफरत से रामीन की तरफ देखा, जो रोते हुए जमीन पर बैठ गई थी। मैं उस मक्कार, धोखेबाज लड़की को एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी उसका फैसला कर दूं। इसकी आवाज में एक सानिब की सी फनकार थी। हरगिज़ नहीं। तारिक साहिब का लहजा सख्त हो गया। मैं तुम्हें ऐसी इजाजत नहीं दूंगा जब तक मैं आबिद से बात नहीं कर लेता, जब तक मुझे पूरी हकीकत नहीं मालूम हो जाती। तुम ये फैसला नहीं कर सकते। वलीमे का प्रोग्राम फौरन मंसूख करो। शाजिया और तुम शायान, अपने होश में आओ। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन हम किसी की बेटी के साथ जुल्म नहीं कर सकते। शाजिया बेगम ने इस बात पर भी शदीद मुखालफत की। आप इस लड़की को यहाँ रखेंगे? क्या आप भूल गए कि ये हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? हमारा बेटा उसे कबूल नहीं करेगा। मेरा बेटा मेरा कहाँ मानेगा? तारिक साहब ने हतमी फैसला सुना दिया। रामीन यहीं रहेगी। हमें सूरत हाल को संभालना है। घर के मामलात पुरअमन तरीके से हल होंगे। तलाक देना या न देना बाद की बात है, लेकिन फ़ी-अल-हाल ये हमारा मसला है और हम उसे बाहर रसवा नहीं करेंगे। तारिक साहब ने फ़ोन पर आबिद साहब को फ़ौरन बिला भेजा और मुख्तसर अल्फाज में बताया कि क्या इंकिशाफ हुआ है। शायान गुस्से से तनकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। वो तेज़ी से सीढ़ियां उतर गया। घर में मौजूद मुलाजमीन को भी उसके गुस्से का अंदाज़ा हो चुका था। वो घर से बाहर चला गया। उसकी आंखों में शदीद नफरत थी, जैसे उसके ख्वाबों के शेष महल को किसी ने तोड़ दिया हो। रामीन कमरे में अकेली रह गई, आंसू बहाती हुई जमीन पर बैठी थी। शाजिया बेगम और फायजा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और कमरे से बाहर निकल गईं। चंद घंटों बाद आबिद साहब और उनकी बीवी नसरीन बेगम को बुलाया गया, जो खौफ और शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे थे। आबिद, ये क्या क्या तुमने? तारिक साहब ने दुखी लहजे में गला किया। इतनी बड़ी बात तुमने कैसे छिपाई? हम तो पुराने दोस्त हैं। क्या तुम्हें हम पर इतना भी एतमाद नहीं था? आबिद साहब के कुंधे झुक गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तारिक भाई, मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बीवी और रिश्ता कराने वाली खातून के इसरार पर मैंने ये बात छिपाई, लेकिन मेरी बेटी रामीन का सिर्फ निकाह हवा था। उसकी रुखसती नहीं हुई थी। वो लड़का फवाद निहायत ही ओबाश निकला। वो रामीन को ब्लैकमेल करने लगा और नाजीबा मुतालबात करने लगा। इसलिए हमें मजबूरन इससे खुला लेनी पड़ी। ये महज चंद माह का एक कड़वा ख्वाब था, जो हमने जल्दी ही खत्म कर दिया, लेकिन इसके माथे पर तलाक का कलंक लग गया है। शाजिया बेगम ने फौरन बात काटी। रुखसती हुई हो या न हुई हो, वो लड़की तलाक याफ्ता है। इसके माथे पर कलंक है। मेरा बेटा उसे कबूल नहीं करेगा। आप अपनी बेटी को वापस ले जाएं, अभी और उसी वक्त। तारिक साहब ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश कराया। खुदा का खौफ करो शाजिया, ये सब उस लड़की पर पहले ही एक बार बीत चुका है। अगर शायान ने भी उसे तलाक दे दी तो उसके वालिदैन पर क्या गुजरेगी? रामीन यहाँ रहेगी। मैंने वलीमा कैंसिल कर दिया है और मैं ये सारा मामला खुद देखूंगा। हमारा रिश्ता किसी एक झूठ की वजह से नहीं टूट सकता। मैं शायान को वक्त दूंगा ताकि वो अपने जज्बात पर काबू पा सके। आबिद साहब और नसरीन बेगम तारिक साहब का ये फैसला सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें एक लम्हे के लिए सुकून मिला कि उनकी बेटी के लिए सबसे मुश्किल वक्त में कोई सच्चा दोस्त खड़ा हुआ है।
انہوں نے وعدہ لیا کہ وہ شایان کو ہر حقیقت بتائیں گے اور تب تک رامین کی دیکھ بھال کریں گے۔ شایان رات کو بہت دیر سے گھر آیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد نے رامین کو واپس اس کے گھر بھیج دیا ہوگا، لیکن جب وہ غصے سے کھولتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو رامین کو اسی بستر پر بیٹھا دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اپنی توقعات کے برعکس اپنے بستر پر بیٹھی تھی اور شایان کے اندر کہ طوفان نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ رامین خوف سے کانپ اٹھی۔ یہ کیا بابا نے ابھی تک تم کو اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ شایان نے اپنے والد سے، جو اسے ملنے کمرے کے باہر آئے تھے، ناراضگی سے پوچھا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی عزت اور اس کے باپ کی عزت کی فکر ہے، مگر مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں۔ طارق صاحب نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میری بات سنو، ایسے جذبات میں آ کر رشتے نہیں توڑے جاتے۔ میں تمہارے غصے کو سمجھتا ہوں، لیکن ہر انسان کو زندگی میں ایک دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ رامین نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ ایک تلخ حقیقت تھی جو چھپائی گئی۔ اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو وہ ثابت کر دے گی۔ صرف ایک موقع دو بیٹا، پھر اگر تم خود اپنی زندگی سے اسے نکالنا چاہو تو میں نہیں روکوں گا۔ شایان نے غصے سے سر جھٹکا، لیکن والد کا احترام اسے رکنے پر مجبور کر گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹا، غصے سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ رامین کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ رامین کمرے میں موجود اس شخص کی نفرت کو اپنے وجود کی گہرائی میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے لیے زندگی کا یہ دوسرا امتحان پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اگلے چند دن شایان کے گھر میں ایک عجیب خاموشی اور کشیدگی کا ماحول چھایا رہا۔ ولیمے کی تمام تیاریاں ایک جھٹکے میں ختم ہو چکی تھیں اور رشتہ داروں کو ناگزیر خاندانی مسئلہ کا کہہ کر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ شایان اپنی ذات کے اندرونی طوفانوں میں قید اپنی فیکٹری جانے کے لیے تیار ہونے لگا، جبکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ کم از کم 1 ماہ تک چھٹی لے گا۔ یہ غصہ اس بات کا نہیں تھا کہ اسے کام پر جانا پڑ رہا ہے، بلکہ اس بات کا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف رامین کو اس کے کمرے میں پناہ دی ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں رہے، لیکن طارق صاحب نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے نکالنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ جب شایان ناشتہ کیے بغیر آفس جانے لگا تو شازیہ بیگم نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ وزی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ناشتہ تو کر لو۔ یہ سب اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شایان نے صرف یہ کہا، میں آفس جا رہا ہوں اور میرے لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ شازیہ بیگم نے فوراً رامین پر اپنی تنفر بھری نظریں گاڑیں۔ رامین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے والدین کے پاس چلی جائے، مگر طارق صاحب نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ اسے اپنی بیٹی سمجھیں اور یہ سارا معاملہ وہ خود سنبھال لیں گے۔ ان کی اس تسلی پر رامین کمرے میں ایک قیدی کی طرح بیٹھی رہی۔ وہ سارا دن بھوکی پیاسی کمرے میں گزار دیتی۔ نہ کسی نے اسے کھانے کو پوچھا، نہ پینے کو۔ شازیہ بیگم اور فائزہ تانوں اور نفرت بھری باتوں سے اسے ذہنی اذیت پہنچاتی رہتے۔ ایک شام جب طارق صاحب نے نوکر کو رامین کو کھانے پر بلانے کا حکم دیا تو وہ پہلی بار سب کے سامنے آئی۔ اس نے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور 4 دن کی بھوک اور خوف نے اس کے چہرے کی تمام خوبصورتی چھین لی تھی۔ وہ زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے تھے۔ بیٹا، آؤ سب کے ساتھ کھانا کھاؤ، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، کمرے میں کیوں قید رہتی ہو؟ طارق صاحب نے محبت سے کہا۔ شازیہ بیگم نے فوراً منہ پھیر لیا اور غصے سے کہا، آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے طارق صاحب؟ وزی کب سے ہمارے ساتھ کھانا پینا چھوڑ چکا ہے، اور آپ کو اس لڑکی کی فکر ہے جسے آئے ہوئے صرف 4 دن ہوئے ہیں اور جسے میرا بیٹا سخت ناپسند کرتا ہے؟ اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، طارق صاحب نے نرمی سے جواب دیا۔ ان دونوں کا نکاح ہوا ہے اور خدا خود اس رشتے میں محبت پیدا کرے گا۔ بیٹھو بیٹا، تم کھانا کھاؤ۔ رامین نے صرف 2 لقمے کھائے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب وہ صوفے پر سوتی تھی اور شایان ایک ہفتے سے اس سے مخاطب بھی نہیں ہوا تھا۔ رامین کو ہر رات پہلی رات کا وہ حسین خواب یاد آتا جب شایان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو اس نفرت کی گہرائی میں ڈوبا ہوا محسوس کرتی۔ اس وقت اسے شدید تکلیف ہوتی تھی کہ اس کے والدین نے صرف اس کی حفاظت کے لیے ایک ایسا جھوٹ بولا جس نے اس کی دوسری زندگی کو بھی جہنم بنا دیا۔ ماضی کا بوجھ۔ رامین نے اپنے دل میں چھپی وہ کہانی یاد کی۔ وہ انٹرمیڈیٹ میں تھی جب اس کے لیے پہلا رشتہ آیا۔ لڑکا فواد حسین شکل و صورت میں عام تھا،
लेकिन उसका खानदान बहुत बासर और नेक था। आबिद साहब और नसरीन बेगम खुश थे कि उनकी बेटी के लिए अच्छा मुस्तकबल मंतजर है। फवाद के घर वालों ने जल्दी शादी का इसरार किया, लेकिन रामीन की तालीम की खातिर उन्होंने सिर्फ निकाह पर रजामंदी दी। यूं रामीन का निकाह फवाद से हो गया। उन्हें बताया गया था कि फवाद जल्द ही बैरून मुल्क नौकरी के लिए जा रहा है। शुरू में सब ठीक था, लेकिन एक रात फवाद ने नसरीन बेगम से बात करके रामीन से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। माँ के कहने पर रामीन ने बात कर ली। फिर तो हर दूसरे दिन फोन आने लगा और एक दिन फवाद ने उसे एक नया मोबाइल फोन भेज दिया। रामीन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने वालिद से छिपकर बात करती थी। ये रिश्ता इस पर एक बोझ बनता जा रहा था। फिर एक दिन फवाद ने फोन पर अजीब और गरीब मुतालबात करना शुरू कर दिए। मैं तुमसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहता हूँ। किस्म से तुम जानती नहीं हो कि मेरी रातें कैसे गुजर रही हैं। रामीन सकते में आ गई। उसने साफ इनकार कर दिया। ये मुनासिब नहीं है और बाबा को मालूम नहीं कि मैं आपसे बात करती हूँ। फवाद का लहजा फौरन बदल गया। वो बल्लेक मीलिंग पर उतराया। देखो, रुखसत होकर तो तुम्हें मेरे पास ही आना है। आज मेरी बात पर इनकार कर रही हो, नुखरे दिखा रही हो, लेकिन मैं बदला लेना खूब जानता हूँ। उसके मुतालिबात नाजीबा और गैर अखलाकी हद तक तजावुज कर गए। रामीन की जान निकल गई। उसने खौफ के मारे फोन काट दिया। वो शदीद परेशानी का शिकार हो गई कि क्या करे। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। नसरीन बेगम ने अपने शोहर को बताया। आबिद साहब को सदमा पहुंचा। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। उन्होंने खफिया तौर पर फवाद हुसैन की मुकम्मल तहकीकात करवाएं। हकीकत जानकर उनके पांव तले जमीन निकल गई। फवाद बैरून मुल्क नौकरी के बहाने अपने बाप के पैसों पर अय्याशी करता था। वो जुआ खेलने वाले और नशी दोस्तों की महफिल में बैठता था और किसी भी लिहाज से उनकी बेटी के लायक नहीं था। तब ही आबिद साहब ने रामीन की रुखसती से साफ इनकार कर दिया और फौरन खुला का मुतालबा कर दिया। अदालती चक्र लगे, काफी पैसा खर्च हुआ और कई महीनों बाद रामीन को फवाद से नजात मिली। लेकिन उसके माथे पर तलाक का दाग लग गया। यही वो दाग था जिसे छिपाने के लिए उसके वालिदैन ने ये झूठ बोला था, ताकि वो शायान जैसे बेहतरीन शख्स को अपनी बेटी के लिए हासिल कर सकें। रामीन की आंखें नम हो गईं। वो अपनी मजबूरियां जानती थी, लेकिन वो शायान की अना और नफरत को भी देख रही थी। वो जमीन पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी, जैसे कोई मुजरिम अपनी सजा के लिए तैयार हो। अगली सुबह जब घर के सब अफराद सो रहे थे, रामीन ने अपना बैग उठाया। उसने सोचा कि उसकी यहाँ मौजूदगी सिर्फ शायान को उसके वालिद से दौर कर रही है और शाजिया बेगम के तानों का निशाना बन रही है। वो चुपके से लांच से बाहर निकलने लगी। रुक जाओ रामीन बेटी, कहाँ जा रही हो? तारिक साहब ने उसे देख लिया था। रामीन ने सिर झुकाया और बोझल लहजे मैं कहा, अंकल, मेरा जाना ही ठीक है। जिसे मैंने अपना शोहर माना है वो मुझे रखने को तैयार नहीं। मैं उन्हें कुछ वक्त देना चाहती हूँ। शायद मेरी गैर मौजूदगी में वो खुद मेरी सच्चाई को समझ जाएं। तारिक साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। ठीक है मेरी बच्ची, अगर तुमने यही फैसला किया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे यकीन है मेरा बेटा नरम दिल का है। वो तुम्हें लेने जरूर आएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। रामीन की आंखें तारिक साहब की इस शफकत पर भर आईं। उसने खामोशी से खुदा हाफिज कहा और अपने घर की राह ली। पीछे शायान कमरे से बाहर निकला तो उसके वालिद ने उसे जख्मी नजरों से देखा। आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस लड़की को उस घर से निकाल कर दम लिया? शायान ने लापरवाही से कंधे उचकाए। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि झूठ का इंजाम क्या होता है। ये कहकर वो जागन के लिए बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिल का बोझ, जिसे वो हल्का समझ रहा था, दरअसल कई गुना बढ़ चुका था। रामीन ड्राइवर के साथ अपने घर पहुंची। सुबह सवेरे उसे घर के दरवाजे पर देखकर आबिद साहब और नसरीन बेगम पर कयामत टूट पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या शायान ने तुम्हें घर से निकाल दिया? नसरीन बेगम का दिल दहल रहा था। रामीन ने बोझल लहजे में जवाब दिया, कुछ फैसले इंसान जल्दबाजी में कर तो लेता है, अपने किए पर पर्दा डालकर, लेकिन उसका खमियाजा इंसान को उम्र भर भुगतना पड़ता है। आबिद साहब ने अपनी बानहें उसके लिए फैला दें। मेरी बच्ची, तेरे बाप से गलती हुई है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं, तो मुझ पर बोझ नहीं है। रामीन उनके सीने से लगकर रोती रही। जब दिल का बोझ हल्का हुआ तो उसे कुछ सुकून मिला। माँ ने तसल्ली दी कि अल्लाह ने उसके लिए यकीनन कुछ बेहतर सोच रखा होगा। धर शायान के घर में रामीन के जाने से शाजिया बेगम को सुकून मिला, लेकिन तारिक साहब दिखी थे और शायान बेचैन। शाजिया बेगम ने मौका देखकर फिर से शायान को एकसाया। अब छोड़ दो इस लड़की को। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी खाला की बेटी पलवाशा से करवा दूंगी। वो हमारे मय्यार की है।
शायान ने नफरत से सिर झटका। उसकी जरूरत नहीं। उम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, ना रामीन से और ना ही किसी और से। शायान का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो इस धोखे पर संभल नहीं पा रहा था, लेकिन कमरे में हर जगह उसे रामीन की यादें घेरे हुए थीं। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी बाकी रह गई चूड़ियां, सोफे पर उसकी शकनज़दा चादर। उसका दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था कि क्या उसने वाकई दरस्त फैसला किया। क्या वो नरम दिल्ली जो तारिक साहब ने उसे दिखाई थी, उसने नहीं दिखानी चाहिए थी। रामीन अब दिन भर खामोश रहती, दिल ही दिल में अपने दुश्मन जान शायान की याद में घिलती रहती। एक महीना गुजर गया, लेकिन तारिक साहब की तरफ से भी कोई राबिता नहीं हुआ, जिससे रामीन के वालदेन मजीद मायूसी का शिकार हो गए। एक दिन रामीन नाश्ता करने बैठी तो उसे अचानक मतली महसूस हुई। उसकी तबीयत कुछ दिन से बोझल रहती थी और वो ठीक से खाती पैती भी नहीं थी। नसरीन बेगम ने जब उसको के करते देखा तो परेशान हो गईं। क्या हुआ है मेरी बेटी को? कुछ नहीं अम्मा, शायद मादे में गरमाइश हो गई है। रामीन ने टालना चाहा, लेकिन जब दोपहर को गोश्त धोने की बू से उसे शदीद मतली हुई और वो वाशरूम की तरफ भागी तो नसरीन बेगम के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नसरीन बेगम ने अंदरूनी खुशी को छिपाते हुए कहा। बहुत इसरार के बाद रामीन माँ के साथ जाने पर राजी हो गई। वो गली के नुक्कड़ पर वाक़ई डॉक्टर समिया के कलिंग पर गए। डॉक्टर ने रामीन का चेकअप किया और नसरीन बेगम से पूछा, आपकी बेटी की शादी को कितना उर्सा हुआ है? जी डॉक्टर साहबा, 1.5 महीना। डॉक्टर ने फौरन कहा, मुझे तो हमल प्रेगनेंसी के आसार लग रहे हैं, लेकिन हतमी तस्दीक अल्ट्रासाउंड से होगी। रामीन हैरत से डॉक्टर को देखने लगी। ये कैसे हो सकता है? इसके चेहरे पर खौफ के मिले जले तासरात थे। जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मुबारक हो, आपकी बेटी को 4 हफ्ते का हमल है, ये हामिला हैं। रामीन को यकीन नहीं आ रहा था। इसने अपनी माँ को खाली खाली नजरों से देखा। नहीं हो सकता अम्मी, उन्होंने मेरे साथ महज एक ही रात गुजारी थी। नसरीन बेगम ने उसे गले लगा लिया। इनकी आंखों में शुक्राने के आंसू थे। मेरी बच्ची, खुदा चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। वो चाहे तो एक रात में ही इस रूह को दुनिया में भेज दे। शायद तुम्हारा और शायान का रिश्ता इसी तरह मजबूत होना लिखा था। लेकिन रामीन फौरन डर गई। अम्मी, ये बात किसी को नहीं बताएंगी? सब यही कहेंगे कि नामुमकिन है। शायान यकीन नहीं करेगा। नसरीन बेगम ने उसे समझाया और दोनों घर आ गईं, लेकिन दिल ही दिल में जानती थीं कि ये हकीकत एक दिन सबके सामने आनी ही है। अगले दिन शायान बेचैनी के आलम में अपनी एक फैक्ट्री के लिए रवाना हो रहा था। वो तारिक साहब की बात पर गौर कर रहा था कि क्या उसने रामीन को निकाल कर गलती की। वो चाहता था कि रामीन को दूसरा मौके दे, लेकिन उसकी अना और उसका उसूल उसे रोक रहा था। वो अपने एक दोस्त से मिलने अस्पताल आया था, जिसकी माँ की इयादत करनी थी। जैसे ही वो अस्पताल की लफ्ट से बाहर निकला, उसकी नजरें रिसेप्शन पर पड़ें। नसरीन बेगम परेशानी के आलम में खड़ी थीं और उनसे चंद कदम के फासले पर रामीन एक कुर्सी पर बैठी थी। इसका चेहरा जर्द और आंखों के गरद गहरे हल्के थे। शायान हैरान रह गया। वो उन्हें देखकर सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास गया। ये जो खातून अभी अभी आपके पास से गई हैं, ये किस डॉक्टर के पास गई हैं? आप रामीन पेशेंट की वालदा की बात कर रहे हैं? वो तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जवीरिया से मशूरा करने गई हैं। गायनेकोलॉजिस्ट का नाम सुनकर शायान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो फौरन नसरीन बेगम के पास पहुंचा। नसरीन बेगम शायान को देखकर सकते में आ गईं। उन्होंने फौरन इल्तजा आमीज लहजे में कहा, शायान बेटा, कैसे हो तुम? खुदा ने हम दोनों पर करम किया है। तुम्हारा रिश्ता कायम रखने के लिए रामीन माँ बनने वाली है और तुम बाप। शायान को यकीन नहीं आया। वो रामीन की तरफ बढ़ा, जो सिर झुकाए बैठी थी। नसरीन बेगम ने इल्तजा करते हुए कहा, तुम उसके शौहर हो, तुम जाकर डॉक्टर के पास जाओ, ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है। शायान इनकार न कर सका। उसने डॉक्टर से बात की और फाइल देखी। डॉक्टर ने उसे बताया, आपकी बीवी को 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। शायान को हिसाब लगाने की जरूरत न पड़ी। 4 महीने। उसकी और रामीन की शादी को भी तकरीबन इतना ही उर्सा हुआ था। एक झटके में इसका गुस्सा, इसकी नफरत, इसकी अना सब कुछ ढल गई। क्या सच में अल्लाह ने सिर्फ इस रिश्ते को कायम रखने के लिए उन पर यह करम किया था? ये खुदा की तरफ से एक वाज़ेह इशारा था। वो या रामीन कौन होते हैं इस रिश्ते को तोड़ने वाले? जब रामीन डॉक्टर से फारिग होकर माँ के साथ जाने लगी तो शायान ने उसे रोक लिया।
वो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा। अब उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था और न ही कोई नफरत, सिर्फ गहरी निदामत और एक नई जिम्मेदारी का एहसास था। कल अपनी तैयारी कर लेना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। रामीन को यकीन नहीं आया। वो खामोशी से उसे देखती रही। नसरीन बेगम की आंखों में शिकराने के आंसू थे। जब खुदा इस रिश्ते को कायम रखना चाहता है तो फिर मैं या तुम कौन होते हैं उसे तोड़ने वाले? शायान मुस्कुराया। मैं अपनी औलाद की खातिर अपना हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूं। रामीन का बस न चल रहा था कि वो इसी वक्त सजदे में गिर जाए। खुदा का शुक्र अदा करे कि उसने उसके सब्र और खामोशी का फल उसे शायान की मोहब्बत और इस बच्चे की सूरत में दे दिया था, जो अब इनकी मोहब्बत और मजबूती का जामन बन चुका था।